शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। अब हम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्सल प्रेयर का रेसिटेशन करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस गौतम हमारे को थॉट पावर के ऊपर आज बताने के लिए उपस्थित हैं। ब्रदर गौतम के बारे में तो हम लोग को पता ही है, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रदर श्याम सिंह गौतम ने थियोसॉफिकल सोसाइटी 1971 में ज्वाइन करी थी और अपने इस लंबे अरसे में मेंबरशिप के वो अडयार लॉज के भी मेंबर रहे हैं चेन्नई में, चौहान लॉज के तो वो मेंबर हैं ही हैं, साथ ही साथ वो ब्लेवेस्की लॉज के भी मेंबर रहे हैं। इस टाइम पे करंटली वो चौहान लॉज कानपुर के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ वो नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन के। उनके बारे में थोड़ा सा प्रोफेशनल उनकी जो लाइफ है उसके बारे में ब्रीफली इस तरीके से है कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी केमिस्ट्री में कानपुर यूनिवर्सिटी से 1971 में उन्होंने करी थी, और फिर इन्होंने आगे चल के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा था जो कि मुंबई में स्थित है, और वहाँ से ये रिटायर हुए 2010 के अंदर एज डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड इन चार्ज ऑफ मेजर हैज़र्ड एंड केमिकल सेफ्टी डिवीज़न एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इतना ब्रीफली इनके बारे में बताते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है थॉट पावर एंड इट्स इन्फ्लुएंस, विचार शक्ति और इसका प्रभाव। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है विचारों की शक्ति व उसका प्रभाव। ये सब्जेक्ट थियोसॉफी का बड़ा पुराना सब्जेक्ट है और इस पर एक किताब डॉक्टर एनिमेशन ने भी लिखी है और एक पुस्तक छोटी सी C.W. लेडबीटर ने भी लिखी थी। तो जो मेरी टॉक है वो C.W. लेडबीटर की पुस्तक के आधार पे है। भौतिक जगत के विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को हमारी क्रियाएं स्वतः ही आत्मसात कर लेती हैं। जो कुछ भी नया निकलता है साइंस में उसको हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और वो हमारे समाज में धीरे धीरे फैल जाता है। और जो स्पिरिट जगत है, विचार और भावनाओं का संसार, वहाँ भी उसी प्रकार के वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, और यदि हम उसको ठीक से समझ लें तो वो स्वतः ही हमारे चरित्र में आ जाती हैं, हमारे आचरण में आ जाती हैं। दोनों विज्ञानों के ज्ञान से हमारा आचरण दोनों को समाहित करने लगता है। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, OTP। हेलो 5928।
I'm sorry, I'm got disturbed by the telephone. हमारे भावना शरीर और मानसिक शरीर उतने ही स्पष्ट हैं जितना कि हमारा भौतिक शरीर, और उनके द्वारा होने वाली क्रियाएं उसी प्रकार वातावरण को प्रभावित करती हैं इस प्रकार भौतिक शरीर की क्रियाएं। इस प्रकार बिजली, भाप आदि भौतिक जगत की शक्तियां के उपयोग से हम इस जगत में अनेक कार्य कर सकते हैं, और ठीक उसी प्रकार उच्च जगत की शक्तियों के प्रयोग से हम उनसे संबंधित अनेक कार्य कर सकते हैं। शक्तियां ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद हैं। Only thing we have to learn to do it, use it. उच्च लोगों के साधन सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, चाहे लोग धनी हो या निर्धन हो, सभी के पास ये साधन उपलब्ध हैं, किंतु केवल कुछ ही लोग इन्हें युक्ति पूर्वक प्रयोग कर पाते हैं। Everybody has these are available to all of everybody, but only few people are able to use it in the proper way. तो मन एक हथियार है, याद रखें, हथियार रखना किंतु उसके बारे में ठीक से न जानना हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए वी शुड नो वेरी वेल एज टू व्हाट आवर माइंड इज एंड व्हाट इट कैन डू। सूक्ष्म पदार्थों पर मानवीय विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। भौतिक शरीर उतना ही नहीं है जितना हम देख पाते हैं। दृश्य अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य अवयव भी हैं जिन्हें ईथर शब्द से संबोधित किया जाता है। हमारे व्यक्तित्व के जिस भाग से हमारी भावनाएं उभरती हैं वो हमारे शरीर और उनके आसपास फैला हुआ अति सूक्ष्म पिंड है, इसे भावना शरीर कहते हैं। इसका वातावरण या लोक ही भूअरलोक या ऑस्ट्रल प्लेन कहलाता है। और उससे भी सूक्ष्म एक और शरीर है जिसे मानस देह कहते हैं, और इसकी सहायता से ही हमारी मानसिक क्रियाएं संचालित होती हैं, और इसका कार्य क्षेत्र स्वलोक या स्वर्गलोक या मेंटल प्लेन होता है। ये तीनों मिलकर एक व्यक्तित्व बनाते हैं। मृत्यु होने पर ये तीनों एक साथ नहीं समाप्त होते। जीवात्मा जो व्यक्तित्व समाप्त होने पर भी रहती है और फिर दूसरा व्यक्तित्व धारण करती है, वो इनसे भी अधिक सूक्ष्म है। यानी जो हमने तीन तत्व बताए हैं ये तीनों हमारे व्यक्तित्व के भाग हैं, और इससे अधिक सूक्ष्म एक और परमानेंट शरीर है, वो जीवात्मा कहलाता है, जिसके अंदर आत्मबुद्धि मनुष्य है, और इनके भी ऊपर हम स्वयं हैं जिसे जीव कहते हैं, या कई लोग आत्मा भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि जब हम कोई विचार करते हैं तो जो विचार करने वाला है उसके शरीर में क्या प्रभाव होते हैं। मानव शरीर या मेंटल बॉडी जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं में आदतों का निर्माण होता है। जो विचार हमने अभी किया है उसको दोबारा करने की इच्छा होगी, और जब 2 बार कर लेंगे तो दोबारा करने की इच्छा होगी। जितने अधिक बार करेंगे उतनी अधिक इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार हमारे सोचने की आदत जो है वो हमारे विचारों के आधार पर पड़ती है। यदि हम अच्छे विचार करते रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अगर हम बुरे विचारों को जगह देंगे तो बुरे विचार भी हमारे माइंड में आने लगेंगे। यदि व्यक्ति विशेष के मनस देह में वे पदार्थ हैं जिनसे कंपन संबंधित है तब वे आसानी से प्रतिध्वनित होने लगते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में अगर वो तत्व तो ऑलरेडी मौजूद हैं जो बाहर से आ रहे विचार से संबंधित है, तो इट इज ईजियर टू रिस्पॉन्ड टू देम।
यदि असमान आदृत के विचार हैं तो कठिनाई से कंपित होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू वाइब्रेट दोज थॉट्स if they are having, if you don't have the material in your brain which is similar to that। क्योंकि यदि ये क्रिया बार बार दोहराई जाए तो वो भी आसानी से होने लगते हैं और इस विचार मनस शरीर में आदतें इस प्रकार निर्मित होती हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारे भावना शरीर या एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, इनके बीच में जो वाइब्रेशंस हैं उनका आदान प्रदान चलता रहता है। हम कोई भी चीज़ फील करते हैं तो तुरंत वो माइंड को कहता है, माइंड सोल्यूशन देता है और फिर वो आदमी करने लगता है। यदि हम कोई माइंड में बात आती है तो हम अपने भावना शरीर को उत्तेजित करता है और अगर भावना शरीर को अच्छा लगा तो उसको करने के लिए उद्यत होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की तरह जैसे भूकंप और तूफान समुद्र में लहरें उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार भावनाएं मानव शरीर में संबंधित विचार उत्पन्न करती हैं। भावनात्मक विचार भावना देह में हलचल पैदा करता है। भावनात्मक विचार प्रायः अपने आप से संबंधित होते हैं। तो हम ये मोटे तौर पर मान के चलें कि अपने आप से संबंधित विचार भावना शरीर को कंपित करते हैं। विचारों का कारण शरीर पर प्रभाव। कारण शरीर जो है वो हमारी जीवात्मा का पार्ट है, लेकिन हमारे माइंड जो हैं वो कारण शरीर पर भी प्रभाव डालते रहते हैं। आदर्श और परमार्थ से संबंधित विचार कारण शरीर को ही प्रभावित करते हैं। अतः जीवात्मा भी विचारों से प्रभावित होती है। इसमें देखिए कि जो निम्न कोटि के विचार हैं वे कारण शरीर में नहीं जाते हैं, केवल आदर्श विचार ही कारण शरीर में जाते हैं। विचारों का हमारे वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। शुद्ध बौद्धिक विचार से केवल मानस लोक के कंपनों का प्रसार होता है। प्रेम पूर्ण व जनहित से संबंधित विचारों का प्रभाव उच्च मनस लोक में भी होता है। स्वार्थपूर्ण व भावनात्मक विचारों का प्रभाव भूवर लोक में भी होता है। इनका फैलाव चारों दिशाओं में होता है और दूरी बढ़ने से इनका प्रभाव कम हो जाता है, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है भौतिकी में। और वातावरण में उपस्थित अन्य जीवों के शरीरों में भी इसका प्रभाव होता है। There is a principle of co-vibration, that means सहकंपन। Whenever there is a vibration, there is a similar vibration in the surrounding things। यदि कमरे में पियानो बजे तो हवा के माध्यम से कमरे में रखे अन्य वाद्य यंत्रों तक कंपन पहुंचते हैं, और यदि उनमें उन स्वरों के निकलने की संभावना है तो उससे भी वही ध्वनि निकलने लगती है। रेजोनेंस के बारे में सुना होगा आपने। दो वाइब्रेशंस जब आपस में मैच करते हैं तो दोनों की ही आवाजें तेज हो जाती हैं। रेजोनेंस पे आधारित है सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा जो टेलीफोन सिस्टम, सब रेजोनेंस पे आधारित है। हमारी एक फिक्स वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन पे अगर कोई भी कहीं से भी वर्ड से कंपन उत्पन्न करता है हवा में तो तुरंत हमारा जो सिस्टम है उसको रिस्पॉन्ड करेगा और तेजी से बोलने लगेगा। वही चीज यहाँ भी होती है। विचारक के शरीर से निकलने वाले कंपन भी तीनों लोकों में इसी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया है और आप देखेंगे कि मेंटल बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो आगे की ओर बढ़ती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो एक विशेष रूप बनाकर आगे बढ़ती है। तो उसमें कलर का भी प्रभाव होता है
और रूप का प्रभाव होता है। कलर से उसकी प्रकृति जानी जा सकती है और रूप से एग्जैक्टली वो क्या चाहता है, क्या उसकी मंशा है, जाना जा सकता है। विचार करने से वातावरण में न केवल कंपन उत्पन्न होते हैं, साथ साथ कुछ विचार रूप भी निर्मित होते हैं जो संबंधों के जीवों की तरह स्वतंत्र इकाई होते हैं। उन लोगों की दृष्टि रखने वाले लोगों को दिखाई पड़ते हैं, उनकी बनावट और रंगों से उनका स्वभाव जाना जा सकता है। उनकी शक्ति और उनका प्रभावीपन विचारक द्वारा उत्सर्जित शक्ति पर निर्भर करते हैं और ये रूप मानस लोक में बनते हैं, किंतु कभी कभी वे भावना लोक में भी उतर आते हैं और वहां बहुत प्रभाव डालते हैं। ये विचार रूप अपनी शक्ति मनस लोक में ही नहीं, ही किसी न किसी पर प्रभावित कर देते हैं। अधिकांश लोगों में मानव शरीर का निम्नतम खंड ही क्रियाशील रहता है। अधिकांश लोग स्वार्थपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, अतः उनके भावना शरीर का निकटतम क्षेत्र अर्थात मनस शरीर का निम्नतम खंड ही क्रियाशील रहता है। जीवन काल में भावना लोक में कार्य करने की आदत मृत्यु के बाद बहुत सहायक होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में हम पहले से कार्य कर चुके होते हैं जहां अब हमें रहना है। किंतु लगभग सभी लोगों के भावना शरीर के सातों खंड विकसित होते हैं और वे उनका प्रयोग साधारण प्रयास से कर सकते हैं, किंतु उन्हें प्रभाव दिखाई नहीं पड़ते हैं, अतः उन्हें उनकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है और उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। किंतु जीवन काल में भावना लोक के कार्य करने की आदत मृत्यु के बाद बहुत सहायक होती है। जीवन काल में भावना लोक में कार्य करने की आदत मृत्यु के बाद बहुत सहायक होती है। मन की तरह ही विचारों के प्रभाव होते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि आसपास फैलती है और जिनका ध्यान कहीं और व्यस्त नहीं होता है उनको प्रभावित करती है। इसी प्रकार मन द्वारा उत्पन्न विचार उन लोगों के मनों को ही प्रभावित कर पाते हैं जो कहीं व्यस्त हो, न हो और जिनके संबंधित खंड विकसित हो। अधिकांश लोग निम्न खंडों में ही व्यस्त रहते हैं, अतः उन्हें प्रभावित कर पाना कठिन होता है। अगर वो विचार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति डाइवर्टेड नहीं है तो वो उसके दो रास्ते होते हैं। एक ये कि वो वापस उसी के पास चला आता है और दूसरा ये कि जो भी आसपास मिल जाता है उसको प्रभावित करते हैं। अधिकांश लोगों के मानसिक शरीर अभी पूर्ण विकसित नहीं है। यद्यपि अधिकांश लोगों के मानसिक शरीर का सबसे निचला भाग अत्यधिक चलायमान रहता है, फिर भी सारे उपखंड क्रिया योग्य नहीं होते और यही कारण है कि सबके द्वारा मानव शरीर की चेतना के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हम अपने माइंड के सारे खंडों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। गूढ़ विद्या में जो दक्ष श्वेत मार्गी गुरुओं के प्रशिक्षण से यह योग्यता विकसित की जा सकती है और इन कमियों के कारण विचार शक्ति का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही संभव है। यह बात ध्यान में रखकर ही इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। विचारों की तीन मुख्य क्वालिटीज होती हैं। एक है क्वालिटी ऑफ थॉट जो उनके कलर से इंडिकेट होती है, फिर नेचर ऑफ थॉट जो उनके रूप से इंडिकेट होता है, फॉर्म से, और तीसरा है डेफिनेटनेस ऑफ थॉट, उसकी जो शार्पनेस है आउटलाइंस की, और वो इंडिकेट करती है कि वो जो विचार है वो कितना
आउटलाइन उसकी कितनी साफ है। विचारों की स्पष्टता और शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। आवाज जितनी तेज होती है उसे उतने ही अधिक दूर से सुना जा सकता है। उसी प्रकार विचार जितनी अधिक शक्ति से प्रेषित किया जाता है उसके उतने ही अधिक दूर तक पहुंच जाने की संभावना होती है। आवाज जब स्पष्ट होती है तो उसको समझना आसान होता है और इसी प्रकार विचार की स्पष्टता उसके प्रभावीपन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। स्पष्ट और स्पष्ट विचार वाले लोग, जिन लोगों के दैनिक कार्य अधिक विचारशीलता की अपेक्षा नहीं रखते, वे प्रायः अस्पष्ट विचार वाले लोग होते हैं। जिन लोगों के दैनिक कार्य पर्याप्त बौद्धिकता की मांग करते हैं वे स्पष्ट विचारक हो जाते हैं। स्पष्ट विचार वाले व्यक्तियों से वैचारिक आदान प्रदान आसानी से संभव हो जाता है। विचारों में एडेप्टेबिलिटी भी होती है, जिसको अनुकूलनशीलता कहते हैं। यदि ट्रांसमीटर या रिसीवर के अवयवों की कंपन गतियां एक ही प्रकार की हैं तो वे पूर्ण रूप से जैसे कि तैसे प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यदि रिसीवर की कंपन गति भिन्न है तो भी कुछ न कुछ प्रभाव होता है जो कि अपेक्षाकृत कम और अस्थायी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई कैथोलिक भक्त मदर मैरी की मूर्ति के सामने दंडवत करता है तब उससे निकलने वाले श्रद्धा के कंपन कैथोलिक में मदर मैरी के प्रति, प्रोटेस्टेंट में या अन्य ईसाइयों में ईसा के प्रति, मुसलमानों में अल्लाह के प्रति, हिंदुओं में भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न करते हैं। जिनमें कोई भक्ति नहीं है उनमें अदृश्य प्रभाव होते हैं और भविष्य में आध्यात्मिक रुचि की संभावना बढ़ती है। जो डिफरेंट कलर्स हैं इस चित्र में आप देखें तो उन कलर्स की प्रक्रिया दिखाई गई है। बुद्धि बुद्धिष्टा है, इन रंगों को देखकर ही उस आदमी की प्रकृति पहचान लेते हैं। बुरे और अपवित्र विचारों का प्रभाव। बुरे और अपवित्र विचार घृणा प्रसारित करते हैं। ये न केवल उस व्यक्ति में नफरत फैलाते हैं जिसकी ओर विचार प्रेषित किया गया है, बल्कि आसपास के सभी जाने अनजाने लोगों में प्रभाव होता है। इस बुरे विचार के प्रभाव से रिसीवर भी ऐसे कंपन प्रसारित करते हैं जिनका प्रभाव आसपास के लोगों में पड़ता है, चाहे वे परिचित हों या अपरिचित हों। इस प्रकार एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये क्रोध से निकला हुआ विचार रूप है एक, और दूसरा जो है वो मर्डरर रेग, जिसको मूठ कहते हैं, उस तरह का विचार है तो किसी की जान लेने के लिए भेजा गया है। इनके प्रभावों के बारे में देखते हैं। इनके प्रभाव कंपनों की अपेक्षा अधिक सीमित होते हैं। विचार रूप उन पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते हैं जिनकी मानसिक स्थितियां शक्तियां उनकी शक्ति से पूरी तरह सामंजस्य में नहीं है। कंपन चारों ओर अपना कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, किंतु विचार रूप जिस मंशा से जिस व्यक्ति की ओर प्रक्षेपित है सीधे उन्हीं की ओर जाते हैं और उन पर अपनी सारी शक्ति उड़ेलते हुए उनसे चिपक जाते हैं। प्राप्तकर्ता के व्यस्त होने पर विचार रूप उसके आसपास मंडराता रहता है। जिस आदमी के पास वो भेजे गए हैं वो अगर बिजी है, माइंड कहीं और लगा हुआ है, तो वो वापस नहीं आते तुरंत, तो उसी के आसपास मंडराते हैं और जब उसका माइंड शांत होता है तब अपना प्रभाव दिखाते हैं।
विचार रूप पहले उस व्यक्ति को निकालता है। यदि वो शांत अवस्था में होता है तो पूरे प्रभाव से वो अपना रूप उसके संबंधित शरीर में मिश्रित कर देता है। यदि वो वही कार्य पहले से ही कर रहा है तो यह रूप उस कार्य में वृद्धि करता है। यदि वह उस समय वो किसी अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य से तन्मय होता है तब उसके चारों ओर मंडराता रहता है और उचित मौका आने की प्रतीक्षा करता है। जो लक्ष्यहीन और स्वार्थपूर्ण विचार रूप है वे विचारक के आसपास ही मंडराते रहते हैं। यानी हमने बुरी बात सोची है लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं सोचा है तो वो विचार हमारे ही आसपास मंडराएगा। तो विचार किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर नहीं किया जाता है बल्कि अपने ही बारे में किया जाता है तो उत्पन्न विचार रूप विचारक के आसपास मंडराता रहता है और जैसे ही अवसर मिलता है वह पुनः उस विचार को उसके ही मन में आरोपित कर देता है। बहुत से लोगों के आसपास अनेक विचार रूपों के झुंड मंडराते रहते हैं तथा अपना दबाव बनाए रखते हैं। यदि विचार बुराई से संबंधित होते हैं तो उन बुराइयों का इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का आघात हुआ है। लक्ष्यहीन विचार रूप जहां उत्पन्न होता है वही मंडराता है। यदि विचार किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर नहीं किया जाता है अपने ही बारे में नहीं होता है तब उत्पन्न विचार रूप उस स्थान पर ही मंडराता रहता है। यदि कोई व्यक्ति एक ही प्रकार के विचार उत्पन्न करता हुआ चल रहा होता है तो उसके विचार रूप पर चिन्हों की भांति अपना रास्ता बनाते जाते हैं और एक दृष्टा को ये रास्ता दिखाई पड़ सकता है किधर को गया इंसान ये सोचते हुए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम अनेक जगहों से गुजरते हुए अपने ही किसी विचार में तल्लीन नहीं होते हैं बल्कि हमारा दिमाग खाली होता है तो वैसे लक्ष्यहीन विचार रूपों के झुंड से अनेक विचार हमारे मन को प्रभावित करते रहते हैं। यद्यपि ऐसे विचार मन में बहुत समय तक नहीं रहते और एक का स्थान दूसरा लेता रहता है फिर भी कई बार व्यक्ति उनसे एसोसिएटेड हो जाता है और बाद में उनसे संबंधित किसी विचार को अपने जीवन का अंग बना लेता है। यदि हम पिछले 10 मिनट में अपने मन में आए इस प्रकार के अर्थहीन विचारों को देखें तो हम पाएंगे कि आश्चर्यजनक रूप से हमें अनेक अर्थहीन विचारों की श्रृंखला मिलेगी। ऐसे विचारों की संख्या हमारे अपने विचारों से अनेक गुना अधिक होगी और यही वे विचार अंश हैं जिन्हें निरर्थक विचारकों ने यहाँ वहाँ छोड़ दिया है। ये प्राय निरर्थक होते हैं। ऐसे विचारों का सामान्य झुकाव बुराई की ओर ज्यादा होता है। एक विचार रूप दिखाया है यहाँ पे। जब कोई बहुत ज्यादा तेजी से गुस्सा करता है तो इस तरह का विचार रूप उसके माइंड से निकलता है। और जब कोई आदमी ईर्ष्यालु होकर के गुस्सा होता है किसी के प्रति तो इस तरह के विचार निकलते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये वाचफुल जेलिसी ईर्ष्या का विचार ये भी है। शराब पीने की जो इच्छा होती है वो इस तरह के विचार रूप उत्पन्न करती है। सेल्फिश एम्बिशंस जब होते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं। जब बड़े ऊंचे ऊंचे एम्बिशन किसी के माइंड में होते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं। तो कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है तो इस तरह के विचार आते हैं। ये जो कौन टाइप विचार है ये डिवोशन का विचार है।
भक्ति का। और कुछ सहायक विचार किसी की सहायता करने के लिए, तो उसमें इस तरह के रूप होते हैं। सबके प्रति प्रेम होता है, वो इस तरह का एक बूंद बनता है। और शांति और प्रोटेक्शन का ये संकेतक है, ये इस तरह का जो ईगल टाइप का विचार है। आत्म त्याग का विचार कमल का फूल है। इसलिए सोचिए, अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम विचारों का उपयोग कैसे करना चाहिए इस विषय पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक सेकेंड आप वेट करें, इसको बंद कर दें। अब हम विचार शक्ति के प्रयोग पर विचार करेंगे। मानव विकास की गति में तेजी लाने के लिए विचार शक्ति के अद्भुत प्रयोग किए जा सकते हैं। और विचारों का वैज्ञानिक अध्ययन सिद्ध करता है कि विचारों द्वारा हम समाज की प्रचलित धारणाओं को सुदृढ़ और कमजोर करते हैं। विचारक के आंतरिक परिवेश में परिवर्तन लाते हैं। सामान्य सांसारिक व्यक्ति वातावरण से के गुजरते विचारों से प्रभावित होकर क्रियाशील उठते हैं। और विचार विज्ञान का विद्यार्थी अपने या बाहरी विचारों के द्वारा आसानी से मन को प्रभावित नहीं होने देता। हम अपने मानसिक विकास के लिए भी विचारों का प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी विचारों के प्रभाव से अपने को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। मन को एक उपकरण माने और व्यक्तित्व को मन के इशारों पर चलने से रोकें। मनुष्य स्वयं निर्णय ले कि उसके मन को क्या सोचना है। क्रियाहीन मन उर्वराहीन हो जाता है। जब मन काम बिल्कुल नहीं करता है तो उसकी शक्ति भी खराब हो जाती है। अगर पहला कदम यह है कि मन को क्रियाहीन मत छोड़े। प्रोफेसर वार्ड ने बहुत पहले लिखा था कि खाली बैठे लोगों के से कारखाने के लिए शैतान बरी, खाली बैठे लोगों से करवाने के लिए शैतान के पास कुछ न कुछ रहता है। ऐसा देखा गया है कि खाली दिमाग वाले लोग अच्छे विचारों की अपेक्षा बुरे विचारों को अधिक आसानी से पकड़ते हैं। और ये खाली दिमाग शैतान का घर जो कहावत है उसको सत्यापित करता है। इसीलिए मन में सदा ही एक उपयोगी, शुभ व रुचिकर विचार रखें। विचारों पर मनन करें और जिस पर कुछ अन्य कार्य न होने पर मन अपने आप आ सके, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने इसको कुछ दिन काफ़ी प्रयोग में लाया है। प्रतिदिन एक छोटे से कागज में एक अच्छा सा विचार लिख करके जेब में रख लेते थे और दिन में उसको कई बार पढ़ लेते थे। माइंड में जब कोई बुरी बात आई तो तुरंत वही कागज उठा करके पढ़ने लगते थे, तो वो जो है विचार बदल जाता था। और इस प्रकार से ये मानसिक कंट्रोल करने का एक पहला स्टेप है। दूसरी बात है कि हम जो कार्य भी करें तो पूरी ताकत से करें। टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, कुछ लोगों की आदत होती है कट पेस्ट की, तो जहाँ तक उसको मिल जाएगा मसाला तो कहीं से ढूंढ के लाएगा, कट करके यहाँ पेस्ट करेगा। ये नॉर्मल मैंने टाइपिस्टों की आदत देखी है। इसके बजाय ये अच्छा आदत नहीं है। इसकी वजह से तमाम सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो कि बाद में पता लगता है कि कहीं से लाया गया है
ये इनका असली विचार नहीं है। तो इसीलिए ये सिद्धांत फॉलो करें, जब कोई काम करें तो पूरी ताकत लगा के करें। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। सतत भागते रहने, लगातार भागते रहने की मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल होता है। थोड़ी देर मन को एक जगह रखने का प्रयास करें तो पाएंगे कि थोड़ी देर में वो कितने विषयों की ओर भागता है। एकाग्रता बहुत आसान नहीं है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये एक बड़ा फेमस भगवत गीता का उदाहरण है। भगवत गीता में कहा है कि माइंड को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान नहीं है, फिर भी यदि वैराग्य और अभ्यास किया जाए तो इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। एकाग्रता विकसित करने के अनेक मौके हैं। जब हम किसी को पत्र लिखें तो पूरी सावधानी और शुद्धता से लिखें। जब हम कोई पुस्तक या लेख पढ़ें तो अपनी चेतना को लेखक की चेतना से एकीकृत कर दें और इस प्रकार प्रतिदिन एक मानसिक उपलब्धि प्राप्त करने का संकल्प बनाएं। मन जब प्रयासहीन रहता है तब वह दुर्बल और निष्पाय हो जाता है। शक्तियां सीमित हैं, उन्हें संरक्षित करें, उन्हें बेकार में नष्ट न होने दें। मानसिक शक्तियों का संरक्षण करें। और सब मनुष्य की मानसिक शक्तियां मूर्खतापूर्वक विचारों में क्षरित होती रहती हैं, जैसे भूतकाल की घटनाओं के विचार, छोटी छोटी बातों पर क्रोध, भविष्य की चिंता आदि। इस तरह के जो विचार होते हैं वो हमारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। शक्तियां लिमिटेड हैं, इसलिए उनका प्रोटेक्शन करें, संरक्षित करें, बचा कर रखें। आंतरिक हलचल का बहुत बुरा प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ता है और यही कारण है कि कोई संवेदनशील व्यक्ति जब भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाता है तो उसके पश्चात वो अत्यंत कमजोर महसूस करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अकारण आसपास के लोगों को मानसिक कष्ट न दें, वर्तमान में जिए, मानसिक हलचल से बचें, भीड़ में जाने से बचें और पर संसर्ग से बचें। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हो सके अपने को दूर रखें। एक औसत आदमी जो है वो बड़ा अनावश्यक रूप से परेशान रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे लोगों का अपने मत के अनुसार ढाले बिना नहीं जी सकते। उनको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब कोई सोचे और अपनी बात औरों को मनवाने की इच्छा अनेक लोगों के दुख का कारण होती है और वो इसीलिए दुखी है कि फला आदमी उसकी बात नहीं मान रहा। लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। बुद्धिमान लोग मानते हैं कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और किसी भी एक व्यक्ति या समूह द्वारा सारे पहलुओं को पूरी तरह जान पाना संभव ही नहीं है। लोगों ने कि अपनी जिद पर अड़े रहने का कारण उनका अलग अनुभव होता है और अलग अनुभवों के पूर्ण हुए बिना अभी वे अपनी धारणाएं बदल नहीं सकते हैं। जिन मसलों पर विवाद होते हैं वे प्रायः इस योग्य नहीं होते कि उन पर इतनी शक्ति बर्बाद की जाए। ये बहुत विश्वास के साथ अपनी बातें कहते हैं, वे प्रायः कम ही जानते हैं। अतः बहस से बचना ही गूढ़ विद्या के विद्यार्थी का कर्तव्य है और पूछे जाने पर अपना मत शांतिपूर्वक प्रकट कर दें, लेकिन बहस न करें। इनका जो है वो मानसिक शक्ति के क्षरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर है। और मानसिक शक्तियों के कमजोर होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है।
अपने और अपने प्रियजनों के बारे में अनिष्ट की आशंका एक मानसिक कमजोरी होती है। पता नहीं क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, भविष्य कैसे होगा। कभी मृत्यु का भय, कभी नुकसान का भय, कभी पद छूटने का भय। ये सब अज्ञान पूर्वक पूर्ण विचार के कारण है। केवल एक विश्वास की संसार की व्यवस्था न्यायपूर्ण अकाट्य नियमों से नियंत्रित होती है, सारी चिंताओं का हरण कर सकता है। यदि हम केवल इतना विश्वास कर लें कि ईश्वर के नियम अकाट्य हैं और वे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, उसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता है। अगर इस पर हमें विश्वास हो जाए तो हमारी चिंताओं के बहुत कारण समाप्त हो जाएंगे। विश्व विकास इकाई का सर्वोपरि संकल्प है सारी अच्छी व बुरी प्रतीत होने वाली घटनाएं किसी न किसी सीमा तक इस उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। चिंता करके वो स्वयं भी उसमें बाधक बन सकता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति चिंता नहीं करता है। कर्तव्य की जब जब जो मांग होती है उसे वो पूरी शक्ति से करता है। कर्तव्यों के शांतिपूर्वक पालन से बेहतर कोई अन्य मार्ग नहीं है और यही कर्मयोग भी है। चिंता अनिष्टकारी और बाधक है और कभी सहायक नहीं हो सकती। अतः चिंताओं से मुक्त रहें। कई बार हम दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं, तो एक अच्छा स्लोगन है, बुरा मानने से इनकार कर दो। जो दूसरों का मानसिक चोट पहुंचाते हैं वे प्रायः अपने ही किसी दुख से पीड़ित रहते हैं। ऐसों पर क्रोधित होना या उनका बुरा मानना मूर्खता के साथ साथ अन्याय भी है। और यदि किसी ने वास्तव में आपको चोट पहुंचाने का उद्देश्य से कुछ कहा है तो भी उसकी बात में आपको दुखी करने की शक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि आप स्वयं चिंतन करके उसमें और शक्ति न डालो। यदि इस प्रकार के चिंतन से तुम दुखी हुए हो तो इसका कारण तुम स्वयं हो। जो कह गया वो कह गया, उसको जाने दो, उस पर दोबारा विचार मत करो। जन सेवा के संकल्प वाले व्यक्ति को कभी भी बुरा मानने से बचना हो। क्रोध करने से अनेक लोगों को अनजाने में हानि होती है। समाज में शांति वही ला सकता है जो स्वयं प्रत्येक अवस्था में शांत रहे और अशांत वातावरण में भी शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण वाइब्रेशन भेज सके। क्रोध के अंदर और बाहर बुरे वाइब्रेशंस की बौछार होती है और उसके आसपास प्रत्येक व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है। इस प्रकार क्रोधी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के विकास में बाधक होता है और इसके विपरीत शांतिपूर्ण विचार करने वाला व्यक्ति विकास में सहायक होता है। इसलिए क्रोध से बचें। बुराई के बीजों का अंकुरण रोकना है। प्रत्येक व्यक्ति में बुराई के बीज होते हैं जो उचित वातावरण पाकर अंकुरित हो उठते हैं। हम उनके अंकुरण का कारण न बने। सामाजिक बुराइयों के संक्रमण को रोकना हमारा कर्तव्य है। हमारी लापरवाही से बने बुरे लोगों के प्रभाव भविष्य में विशाल रूप ले सकते हैं। अतः हम सावधान रहें। यह एक विलक्षण शक्ति है जो सभी में है, तो चाहे जिस प्रकार के लोग हों। और एक सबसे बड़ी बुराई है दूसरों की बुराइयों की चर्चा करना। अंग्रेजी में इसको गॉसिप कहा है, लेकिन इसको जनरली लोग गप में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, जो कि गलत है। गप तो कोई भी बातचीत को गप कहते हैं जो निरर्थक है, लेकिन जब किसी दूसरे की चर्चा होती है वो असली में गॉसिप है। अब लोगों के द्वारा किए गए स्कैंडलों और उनके दुर्गुणों की चर्चा की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लोग जब अन्य लोगों की बातें करते हैं तब प्रायः उनकी बुराइयों की ही चर्चा करते हैं।
यदि चर्चित व्यक्ति में वे बुराइयां हैं तो वे और भी गहन हो जाती हैं, और यदि वे नहीं हैं तो हो जाती हैं। ये चर्चाएं तेजी से फैलती हैं और बुराई का विचार बलवान होता जाता है, इसलिए परदोष चर्चा से बचें। हम जिसे जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही उसके मानसिक चित्र बनावे। कोई बच्चा बुरा है और हम चाहते हैं कि वो अच्छा बच्चा बन जाए, तो उस बच्चे को में अच्छे गुण आरोपित करके अपने माइंड में चित्र बनाते रहें, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा उस बच्चे पर। यदि किसी व्यक्ति के बारे में बनाया गया मानसिक चित्र बार बार रिपीट किया जाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने अनुरूप ढाल लेता है। अतः उस मित्र को में जो कमियां हैं उसके विरोधी गुण आरोपित करके उसका चित्र मन में बार बार बनाएं, ये परिवर्तन लाएगा। संभव हो तो वार्तालाप में भी उस चित्र की चर्चा करें। प्रभाव भले ही दृष्टिगत न हो, किंतु निषेध के अनुपात में होता रहता है। धन्यवाद। मेरी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। समय 10 मिनट है हमारे पास अभी, तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप अवश्य इनको रखें, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप हमारी बातचीत को कुछ ऐड कर सकते हो तो बहुत ही आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में, सिंपल शब्दों में आपने हमारे को थॉट पावर के बारे में बताया है। ये आपने मेन जो आपने जो बताया किताब पावर एंड यूज़ ऑफ थॉट बाय C.W. लेडबीटर, वहाँ से आपने इंस्पायर होकर किताब ये लेक्चर आपने लिया है। अब हमारे कोई भी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई आगे जोड़ना है जो उन्होंने बोला है, तो मोस्ट वेलकम। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है एक। आई एम अनूप जैनित। हाँ जी प्लीज़ प्लीज़। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत जोर दिया है अच्छे विचारों को प्रमोट करें, बुरे विचारों को प्रमोट ना करें। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है? क्योंकि किसी वक्त में कोई विचार अच्छा होता है, एक दूसरे वक्त में वही विचार बुरा बन जाता है। नहीं, जिसमें किसी को भी कष्ट देने की या दुखी करने की शक्ति है जिस विचार में, उसको बुरा मानना चाहिए। भले ही वो हमको अच्छा लगता हो, लेकिन यदि किसी अन्य को कष्ट दे सकता है तो बुरा विचार ही है वो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक पॉइंट कि अभी एक इंसिडेंट हुआ था, अखबार में आया था कि एक मदर अपने बच्चे को PUBG गेम खेलने के लिए बार बार मना कर रही थी। वो बच्चा उससे इतना मतलब नाराज हुआ अपनी मदर से, इतना उसको अपने मदर पे गुस्सा आया कि उसने अपनी मदर को गोली मार के शी वाज किल्ड। उसका मदर का विचार तो अच्छा था बच्चे को मना करने का, लेकिन बच्चे ने उसको उस विचार को बुरा माना। मतलब वही सेम एक ही सिचुएशन है, मदर अपने अच्छे इंटेंशन से बच्चे को बोल रही है कि ये काम मत करो, बच्चा उसको बुरे से रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करें ऐसे सिचुएशन में? आपको एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे आपको। अभी एक पॉइंट आया था कि यदि आप उस बच्चे के ऊपर अच्छे गुण आरोपित करके उसकी कल्पना करें और उसको आप अपने माइंड में एक अच्छा अध्ययनशील बच्चे के रूप में विचार करें कि जब कभी टाइम निकलता है तो वो पढ़ने बैठ जाता है, इस तरह के विचार लाएं और लगातार लाते रहें, तो इसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ेगा, ऐसा लेडबीटर साहब का कहना है। अच्छा, मतलब कि जो मदर जो है वो एक विजुअलाइज तो उसको करे। डायरेक्टली कुछ कहने की बजाय आप विचारों द्वारा उसको संशोधित करने का प्रयास करें। ओके, दैट नीड वेरी मतलब बहुत एडवांस, तो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, मदर की बड़ी मैच्योर्ड प्रोसेस होनी चाहिए इस बारे में। अदरवाइज तो मतलब नॉर्मल वे में क्या होता है कि मदर पेरेंट्स होते हैं बच्चे पे एकदम वो रिएक्ट करते हैं। जो आप कह रहे हैं मतलब ये मेरे लिए भी एक नई बात है बिल्कुल, एक कि आप अपने विचारों से दूसरे इंसान को बदल सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच ब्रदर जयरथ। आप कहाँ से हैं, किस साइड से हैं आप? मैं नोएडा में रहता हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर एक और मेरा जी बोलिए बोलिए, नवीन जी बोलिए। नवीन में अच्छा सर पूछ ये मेरे जी एक प्रश्न है सर कि विचार पहले आते हैं कि शब्दों का रूप पहले आता है माइंड में? मैं ठीक से समझा नहीं क्वेश्चन को, सर थोड़ा जैसे सा अभी रिपीट करें। विचार पहले उत्पन्न होता है कंपनियों द्वारा कि जो शब्द अपने नहीं नहीं निकलते हैं वो पहले आते हैं, शब्दों का नहीं, विचार पहले जो विचार आता है, असर डालता है शब्द। लेकिन कई बार हमारे विचारों में और शब्दों में इतना कम फर्क होता है कि हम समझे नहीं पाते कि पहले क्या आया। ये अच्छी आदत नहीं है। कोई भी चीज़ पहले विचार कर लें और अच्छा विचार करें जी जी इसके पहले कि उससे शब्द रूप में बाहर जबान पे लाएं। ऐसी एडवाइस की जाती है अच्छा जो हमारे मनीषी हैं उनके द्वारा। हाँ कोई भी बात जो कहनी है जी उसको अच्छा मन में वही पहले विचार कर लें, उसके जी क्या प्रभाव होने हैं इसके बारे में भी आकलन कर लें, इसके बाद उसको जबान पे लाएं। जी अच्छा मतलब तोल मोल के बोले, हैं? नहीं बोलो नहीं, तोल कुछ मोल पहले कर मन में बोले सोच लो मतलब उसके कहा। बाद बोलो। बोल हाँ बोल वही जो बोले मतलब सही मनन कह। करने के पश्चात ही बोले। जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। हेलो नमस्कार सर, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए हाँ प्लीज। हाँ सर, मैं भावना रेवाड़ीकर हूँ, विक्रम लॉज उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जैसे जॉब करती हूँ तो मेरा जो इमीडिएट बॉस है उनकी हमेशा काफी निगेटिव थिंकिंग होती है मेरे बारे में। हमेशा इतना इस तरह के निगेटिव लेवल की कि इनकी सांसें भी बंद हो जाए। हम उस पर्सन में विचारों से कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? इसका इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यू डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से करें और इस पर विचार बिल्कुल मत लाएं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी लेडबीटर साहब ने जो ये बात कही थी, हमने अभी ये स्लाइड में प्रेजेंट किया था कि रिफ्यूज टू बुरा मानने से इनकार कर दें। क्योंकि आप अपना अगर आप थियोसॉफिस्ट हैं जी और आप गुरुदेवों पे विश्वास करते हैं हाँ और गुरुदेवों को ही साक्षी बना करके अपने कर्तव्य करते हैं, तो जी आपको केवल उन्हीं के विचारों की चिंता होनी चाहिए और किसी और के विचारों की नहीं। इफ यू आर ट्रू टू योर मास्टर, यू आर हाँ ट्रू, यू आर करेक्ट। ओके तो इस धारणा से आप काम करेंगी कि हम सही हैं, हाँ एंड और हम्म दूसरे वाले जो गलतफहमी कर रहे हैं मेरे बारे में, ये आए एक न एक दिन उनका दिमाग हाँ सही हो हाँ जाएगा। इसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरा भी यही हाल था। जी मैं जहाँ जाता था वहाँ हाँ लोग मुझे डिस्पाइज करते थे। तो मैंने एक नियम नियम बना लिया कि हम अपनी तरफ से अच्छा कार्य करते जाएंगे और जी कब तक ये लोग अपने ओपिनियन सही नहीं करेंगे। एक न एक दिन तो आके उन्हें हमें समझना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली यही हुआ। कुछ वर्षों बाद में देखा कि सबने हमारी वैल्यू समझना प्रारंभ कर दिया और जो हमारे जी बारे में बुरे विचार थे लोगों के, वे समाप्त हो गए। हाँ तो ओके हमारी एडवाइस यही रहेगी कि यू कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी without caring हाँ much about what other things, ओके but you should not provoke them also। ऐसा कुछ ना हाँ करें जिससे कि उनका विरोध बढ़ता जाए। जहाँ तक हो जी सके उनको शांत करने की कोशिश करें और जी अदरवाइज डू योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर विल। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और किसी हमारे पार्टिसिपेंट को कोई सवाल सर पूछने हो? मेरी सर रिक्वेस्ट है यहाँ पे। आई एम अनूप जरत अगेन फ्रॉम हाँ नोएडा। बोलिए बोलिए। स्पीकर सर ने ना रेफर किया बार बार एक किताब के बारे में, तो मुझे किताब का नाम बता सकते हैं ताकि मैं किताब परचेज करके पढ़ना चाहूँगा उसको मैं। ये किताब जो है पावर एंड यूज़ ऑफ थॉट, ये C.W. लेडबीटर की है, अवेलेबल है फ्रीली ऑनलाइन। ठीक है। आप आपको चाहें तो आनंदघोलप.net
ANANDGHOLAP ओके AnandGholap.net पे आप जाके ये किताब को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक और किताब का जिक्र करा गया था, एनी बेसेंट की थॉट पावर। ओके ये दोनों किताबें हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा थॉट फॉर्म्स भी एक किताब है, मैन विजिबल एंड इनविजिबल भी एक किताब है। तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। सारी अभी ना, अभी available हैं। मैं लिखने की पोजीशन में नहीं हूँ कि कहीं भी मतलब ये डाल सकते हैं किसी आप मैसेज में हम। आपको आप मेरा नंबर जो है नोट कर लीजिए, या वो नोट नहीं कर सकते, आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 98100100। एक जस्ट अ सेकंड है। आप इसके टाइटल पे भी अगर सर्च मारेंगे तो आनंद घोलप खुल जाता है। हाँ वो भी है, 9810 100 67 67 110। 110। हाँ जी। ठीक है ब्रदर, मैं आपको इसी पे व्हाट्सएप पे ये बुक्स भेज दूंगा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और आपको वो लिंक भी भेज दूंगा वेबसाइट का, आप उसको थैंक यू, देखिएगा। थैंक यू। और आप रेगुलर हमारे आते रहिए। हमारे थियोसफी दिल्ली चैनल है, उसके अंदर भी और भी टॉक्स हैं, ऐसी यूट्यूब चैनल है, आपको उस पर भी काफ़ी अच्छे ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे जो और क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है। तो आप देखिएगा, सुनिएगा। सर मेरा एक और सजेशन है कि आप जैसे कोविड थोड़ा रिलैक्स हो गया है, नॉर्म्स रिलैक्स हो गए हैं, कोविड कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम पर्सनली मिलते हैं और पर्सनली एक दूसरे को सुनते हैं तो उसका ज़रा बेटर इम्पैक्ट आता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ब्रदर हम लोग जुलाई में, हमारा जो लॉज है शंकर लॉज, वो हाँ दिल्ली जी, में ईस्ट पटेल नगर में है, हाँ जी। वहाँ पे हम फिर रीस्टार्ट करेंगे। अभी गर्मी की वजह से हमने स्टार्ट नहीं ओके करा है। ओके ओके, ठीक है जी। कोविड का जहाँ तक सवाल है, अभी इंडिया में दोबारा उसका सर्ज आ रहा है, अच्छा और खासकर जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे। दिल्ली अच्छा में अभी इतना इम्पैक्ट नहीं आया है उसका, अच्छा अच्छा, मगर ये तो अप डाउन रहता रहेगा कोविड का। ठीक है। हम लोग जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यहाँ स्टार्ट करेंगे। आपकी नोएडा लॉज भी है, अब अच्छा, नोएडा लॉज एक्टिव कितनी है फिजिकली मुझे पता नहीं, उसके नहीं नहीं, बारे में एक्टिव मैं, नहीं है, हाँ एक्टिव वो नहीं है भी नहीं नोडा है, लॉज। पर हम लोग तो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक एक है, हमारे दिल्ली में लॉज है, एक और इंद्रप्रस्थ लॉज है, वो भी जब स्टार्ट होगी तभी आपको बता देंगे। जरूर जी, थैंक यू। तो यू मोस्ट वेलकम ब्रदर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो राजू जी, मैं हाँ शीतल नमस्कार। देवी बात कर रही जी 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 बिल्कुल। हूँ। अभी मैं सुन रही हूँ कि आप फिजिकली भी आप लॉज खोल खोल रहे हैं, लेकिन जी मुझे मेरी चिंता ये बढ़ गई है कि ये फिर मैं ऑनलाइन से सुन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि आपके टॉक अच्छे रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, ऑनलाइन की वजह से हर स्टेट से अच्छे अच्छे वक्ता जो आते हैं, हर स्टेट अच्छा अलग अलग तरीके से और अच्छे से समझाते हैं, तो वो सुनने का भाग्य हमको मिलता है एक जगह बैठकर, और ऑनलाइन की वजह से। तो इसलिए मेरा प्रश्न तो ये है कि आप भले ही शुरू कर दें आपका फिजिकली है, लेकिन ऑनलाइन जारी रखें उस समय भी, ये मेरी प्रार्थना है। सर हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अगर कम से कम शंकर लॉज के अंदर हम कोई मेथड निकाल सकें कि जो वहाँ पे टॉक्स होंगी उनको रिकॉर्ड करा जाए, या फिर डायरेक्ट टेलीकास्ट करा जाए यूट्यूब पे या गूगल मीट पे, वो हम कोई ना कोई मेथड ज़रूर कोशिश कर रहे हैं निकालने की। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। आपके सभी लेक्चर्स अभ्यासपूर्ण रहते हैं और वो मैं जनरली सुनती हूँ, और अगर नहीं सुन पाई तो रिकॉर्डिंग करता है तो मैं वो बाद में भी सुन सकती हूँ। ये बहुत बड़ा जी जी आधुनिक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है हम सबको। जी जी जी। और जी ने इतने प्रिसाइज ढंग से विचार सामर्थ्य बताया है और अच्छे बुरे विचारों का प्रभाव बताया है, और उसमें जो उन्होंने चित्र दिए हैं थॉट फॉर्म्स के, वो रेयर है। यानी अभी हर किताब में वो नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए सभी किताबें हम तो ले नहीं सकते, इसलिए उसका भी आप रिकॉर्डिंग तो भेजेंगे ही ना, तो उसमें से हमें मिल जाएंगे। और जी जी जी। धन्यवाद, बहुत अच्छे तरह से आज उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ हेलो, आइए माथुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा टॉक किया। हम पूरी तरह वैसे सुन नहीं पाए,
मगर बहुत अच्छा दिया, जैसा कि अभी सुन रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आए जयरथ जी के, और शीतल मैडम ने भी, और नवीन जी ने भी बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन किए। राजीव गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छे से जो है वो करा है। अब हम क्या नाम है, सबने बहुत अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पर्सन। हम लोग जुलाई में शुरू करेंगे। और जयरथ जी आप वहां आ सकते हैं, शंकर लॉज, आपकी तो शंकर लॉज की मेंबरशिप है, तो कोई शंकर दिक्कत लॉज की नहीं आपको। मेंबरशिप है सर। ओहो, अब तो हाँ आ ही सकते हैं। हाँ और बिल्कुल सर। हाँ, देखते हैं हम लोग, कोई जैसे कि मतलब शीतल जी कह रही हैं, अगर ये पॉसिबल होता है तो ये भी देखते हैं कि क्या हाँ, वी कैन वर्क ऑन द हाइब्रिड मोड, मतलब ऑनलाइन भी रहेगा और फिजिकल मोड भी रहेगा। हम लोग बात तो देख कर ही लेते रहे हैं, लोग। देखते हैं। ठीक बात है। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए नमस्कार सर। बताइए हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार बोलिए। नमस्कार, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं माधवी बोल रही हूँ उज्जैन लॉज के। तो ये हाँ जो हाँ मैडम गोले ने जो सजेशन दिया, ये हम भी चाहेंगे सर कि ऑनलाइन ये काम चलता रहे, क्योंकि हम अपनी वहाँ पे हमारा नहीं होता है इतना ज्यादा लॉज में। और यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग बताते हैं, वो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो कृपा करके ऑनलाइन ये जो स्टडी है इसको बंद ना करें। भले ही आप अपने लॉज में करते रहें, लेकिन इस स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग के सजेशन भी आप लोग देखते हैं कहाँ तक वो कर सकते हैं। सुषमा जी बोलिए। हाँ, नमस्कार राजीव जी। राजीव माथुर जी को, राजीव जी गुप्ता जी को, दोनों और श्याम सिंह गौतम जी को बहुत बहुत आभार। मैं एक बात सोच रही थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग में इतनी वीकनेसेस है कि हम ये नहीं, किसी की बुरी कही हुई बात को इतनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। यह स्वाभाविक है। तो हम उसको कैथारसिस कैसे करें? तो मैंने डॉक्टर चित्रे से ये समझा था कि जब हम रात को सोएं तब हमारा औंधा नींद की अवस्था होती है, यानी जागने और सोने के बीच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। और उस समय हम जिस व्यक्ति से हमें बुरा लगा है, तो उसको हम एक प्रेयर बोले, आई लविंगली फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीवन who has ever offended me, and God forgives me if I have ever offended anyone। क्योंकि हम दूसरे के बुरा मानने को तो खुद बुरा मान जाते हैं, लेकिन हमसे किसको चोट पहुंची है ये हम जल्दी नहीं देख पाते। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो एक विचार मन में आया कि शेयर करूं कि हम उस समय फॉरगिवनेस का फॉर्मूला बोले तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, और ये पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी उसको जो है वो प्यूरिफाई करेगा, क्लीन करेगा। ऐसा मैंने सीखा था, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसा रोज करती हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुषमा जी, शीतल जी बोल रहे हो। मैंने शिखर जी का 9 मिनट का हिंदी ध्यान देखा है, और मैं करती भी हूँ उसे भी। तो उसमें भी यही लिखा है कि हमें क्षमा करें और हम क्षमा करते हैं किसे हर किसी को से। तो वो शाम को ध्यान में भी किया जाए या सवेरे उठकर भी वो ध्यान में किया जाए तो भी वही कार्य करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और शिखर जी ने इतने अच्छे ढंग से उस ध्यान को भेजा है। तो 9 मिनट्स का ध्यान लिंक है, तो वो आप सब डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। और वो भी बहुत एक अच्छा प्रभावशील मार्ग है। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। भावना जी, आपके लिए काफी लोगों ने अपने वो दिए हैं आपको। अभी शायद मेरा ख्याल अच्छा लगा होगा, आप इस पे सोचें और करें अपने हिसाब से जो सबसे अच्छा है। अभी समय हो रहा है, अगर और किसी को ऐड नहीं करना या किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लोजर की तरफ चलेंगे। हेलो, नेक्स्ट सैटरडे को हमारा टॉक होगा, यूएस पांडे जी लेंगे 18 तारीख को, यही समय रहेगा। अब हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।